guardrail tripwire triggered, exception is raised, so you can appropriately respond to user to handle the exception. तो क्या पर फाइनली क्या हो रहा है कि आपके पास ट्रिपवायर ट्रिगर हो रहा है, ट्रिपवायर ट्रिगर हो सकता है, ठीक है। अगर वो ट्रिपवायर जो ट्रिगर हो रहा है अगर वो ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि इनपुट गार्डरेल ट्रिपवायर ट्रिगर की जो एक्सेप्शन है वो रेज हुई है। एक्सेप्शन तो आप लोगों को पता है ना, एक्सेप्शन क्या होती है? एक्सेप्शन क्या होती है? एरर। बेसिकली जब आप कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर अगर आप इनपुट सही ना दें या इनपुट्स की वजह से कोई एरर आ रहा है तो वहाँ पे क्या रेज हो जाती है? एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन होती है जो कि सिस्टम रेज करता है और कुछ एक्सेप्शन होती है जो कि हम लोग खुद रेज करते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आपके पास आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा और बहुत मेजर पार्ट है। अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग ना की जाए तो क्या होगा? आपका जो आपका कोड है वो क्रैश कर जाएगा, ठीक है। तो कोड को क्रैश करने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। जितनी अच्छी एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है उतना अच्छा क्या है आपका प्रोग्राम होता है और उसके क्रैश करने के जो चांसेस है बहुत कम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 3 डिवाइडेड, अगर जैसे आपने दो नंबर्स की डिवीजन का फंक्शन बनाया, अब कोई यूजर देता है उसने नंबर 1 दे दिया 3 और नंबर 2 दे दिया 0, तो 3 डिवाइड बाई 0 क्या हो जाएगा? तो आपका एक एक्सेप्शन आ गई, डिवीजन बाई 0 आपका एक एरर है, एक एक्सेप्शन है। तो अगर आपने डिवीजन बाई 0 को हैंडल नहीं किया तो आपका सॉफ्टवेयर वहीं रुक जाएगा और फर्दर भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि आपके पास एक एक्सेप्शन है वो रेज हो रही है और एक्सेप्शन बेसिकली क्या है? ट्रिपवायर। ट्रिपवायर क्या होती है जी वो बताए? नहीं, नॉर्मली जनरल ट्रिपवायर की बात में ट्रिपवायर क्या होती है? जी बिल्कुल। अभी तो आपको ब्रेकर्स जो आप लोग अभी देखते हैं वो ब्रेकर्स तो बड़े मॉडर्न फॉर्म में, तो जो पहले ब्रेकर्स आते थे इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें क्या होता था? आपका एक सिरेमिक ब्रेकर होता था वाइट कलर का और उसके अंदर आप एक बारीक सी वायर लगा के उसको आप पावर सप्लाई के अंदर सीरीज में लगा देते थे। तो क्या है कि आपकी पूरी घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस एक बारीक वायर में से गुजरती जा रही होती थी। अब आपके पास जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता था तो वो जो वायर है वो मेल्ट हो जाती थी, क्योंकि वायर के जो है बहुत बारीक होती थी और उसमें से इतना ज़्यादा करंट फ्लो होता था तो वो हीटअप हो गए, वो आपकी जो वायर है वो मेल्ट हो जाती थी, जिसको आप कहते थे ट्रिप वायर। तो ट्रिप वायर बेसिकली क्या कर रही थी? प्रोटेक्शन के लिए कि जैसे ही आपका एक पर्टिकुलर लोड है उससे ज़्यादा कुछ ओवरलोड हो जाए, कि शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वायर ट्रिप हो जाए। इसी तरह अगर आप आजकल देखें ब्रेकर, तो ब्रेकर भी क्या होते हैं? तो बेसिकली क्या होते हैं उसके अंदर एक ट्रिप वायर लगी होती है जो कि थर्मोस्टेट टाइप की चीज़ होती है। तो अगर उसकी फंक्शनलिटी भी है कि जब उसमें से एक जरूरत से ज़्यादा करंट गुजरता है तो वो हीटअप होकर टेढ़ी हो जाती है, ट्रिप हो जाती है। तो ट्रिप वायर का कॉन्सेप्ट ये है कि आप ओवरलोड प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आप प्रोटेक्शन के लिए आपने एक चीज़ लगा दी है जो कि बेसिकली क्या करती है? एक सर्टेन कंडीशन से ज़्यादा जब आप उसको ओवरलोड करते हैं तो वो ट्रिप हो जाती है। तो ट्रिप वायर का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन। तो इन्होंने यहाँ पर वही वर्ड यूज़ किया है ट्रिप वायर का। तो बेसिकली क्या है? इनपुट के ऊपर आपका गार्डरेल है, वो इनपुट की जो गार्डरेल है वो सबसे पहले किसके पास जाती है? गार्डरेल फंक्शन आउटपुट के पास। जो आपको गार्डरेल का फंक्शन है वो क्या प्रोड्यूस करता है? गार्डरेल फंक्शन आउटपुट, और वो देन रैप किसके अंदर हो जाता है? इनपुट गार्डरेल रिजल्ट के अंदर वो रैप हो जाता है। और फाइनली हम क्या चेक करते हैं? हम ट्रिप वायर चेक करते हैं कि क्या ट्रिप वायर ट्रू हुई है। अगर ट्रिप वायर ट्रू हो गई है तो इसका मतलब ये है कि हम एक एक्सेप्शन रेजोल्व कर देंगे, इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर, ये एक्सेप्शन जो आपका रेज देंगे। अदरवाइज आपका जो है वो ट्रिप वायर ट्रिगर नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपका जो इनपुट है वो आपके पास विद इन द बाउंड्रीज है, अब आप उसको आगे उसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने छोटा सा बोर्ड दिया है, इनपुट गार्डरेल्स आर इंटेंडेड टू रन ऑन यूजर इनपुट, सो एन एजेंट guardrail only run if the agent is the first agent. You might wonder why the guardrail property on the agent instead of passed to the runner. It's because guardrails tend to be related to the actual agent. You don't run different guardrails for different agents, so co-locating the code is useful for readability. तो बेसिकली बता रहा है कि बेसिकली जो आप गार्डरेल रन कर रहे होते हैं तो आपको जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट एजेंट होता है उसके ऊपर आप रन कर रहे होते हैं। और वो आपको ये कह रहा है कि रनर के साथ क्यों नहीं रखा गया इसको, क्योंकि बेसिकली रनर में चल रहा है लूप के अंदर, ठीक है। तो लूप के अंदर तो आप बार बार चेक नहीं कर रहे होंगे, बेसिकली इसको हमने किससे बाइंड किया हुआ? एजेंट के साथ।
तो जब आप एजेंट को भी इनपुट देते हैं तो इनपुट एजेंट की इनपुट के ऊपर गार्डरेल लगा हुआ है जो कि आपकी यूजर की इनपुट दे रहा है, तो वहाँ से सैनिटाइज हो जाता है तो फिर रनर के पास जाता है। तो रनर बेसिकली क्या है, रनर लूप है। तो रनर लूप के अंदर क्या है, रिपीटेटिवली आपके पास एलएलएम को कॉल जा रही है, वहाँ से रिजल्ट आ रहा है, फिर रिजल्ट को दोबारा एलएलएम को अगेन मॉडिफाई करके इसको भीतर करके भेजा जा रहा है टिल कब तक, जब तक आपके पास फाइनल आउटपुट नहीं आ जाती। तो जो आपका गार्डरेल है बेसिकली इसके ऊपर लगी हुई है, एजेंट के ऊपर लगी हुई है, ना कि आपके पास रनर के ऊपर लगी हुई है। अब आते हैं आउटपुट गार्डरेल। आउटपुट गार्डरेल वो भी 3 स्टेप में रन होती है। फर्स्ट द गार्डरेल रिसीव द सेम इनपुट पास टू द एजेंट। तो अब आपके पास आउटपुट गार्डरेल में क्या है कि जो इनपुट आपको दी गई है सेम पास की जाती है एजेंट को। नेक्स्ट द गार्डरेल फंक्शन रन्स टू प्रोड्यूस अ गार्डरेल फंक्शन आउटपुट विच इज देन रैप्ड इन एन आउटपुट गार्डरेल रिजल्ट। अगेन वही वाली बात है कि ऊपर अगर हमने देखा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो इनपुट है वो गार्डरेल फंक्शन आउटपुट, जो गार्डरेल को आप इनपुट देते हैं वो क्या प्रोड्यूस करता है, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट विच इज देन रैप्ड इन इनपुट गार्डरेल रिजल्ट। तो अब आप देखिए कि गार्डरेल को आपने इनपुट पास की, उसने क्या प्रोड्यूस किया, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट, और उसको रैप कर दिया गया इनपुट गार्डरेल रिजल्ट में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने जो गार्डरेल को पास किया था वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट, सेम वही चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है विच इज देन रैपिंग आउटपुट गार्डरेल रिजल्ट। तो पहले यहाँ पे क्या था, इनपुट गार्डरेल रिजल्ट, और इसमें आपके पास क्या आ रहा है, आउटपुट गार्डरेल रिजल्ट आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कह रहे हैं, आउटपुट गार्डरेल आर इंटेंडेड टू रन ऑन द फाइनल एजेंट। तो आप देखिए जो आपके इनपुट गार्डरेल थे वो कहाँ रन हो रहे थे, फर्स्ट एजेंट के ऊपर, और आपके आउटपुट गार्डरेल जो है वो कहाँ इंप्लीमेंट हो रहे हैं, फाइनल एजेंट के ऊपर। सो एन एजेंट्स गार्डरेल ओनली रन इफ द एजेंट इज द लास्ट एजेंट। ठीक है, तो जब तो ये कब रन होगा, ये उस एजेंट के ऊपर रन होगा जो कि क्या होगा, लास्ट एजेंट। तो आपका इनपुट गार्डरेल आपका इंप्लीमेंट हुआ फर्स्ट एजेंट के ऊपर, और आपका आउटपुट गार्डरेल जो है वो इंप्लीमेंट हो रहा है लास्ट एजेंट के ऊपर। Similar to the input guardrail, we do this because guardrails tend to be related to the actual agent. We don't want different guardrails for different agents, so co-locating the code is useful for readability. ठीक है जी। अच्छा, tripwire. Tripwire is the input or output fails the guardrail. The guardrail can signal this with a tripwire. तो अब आपके पास जो इनपुट गार्डरेल है या आउटपुट गार्डरेल है आपके पास फेल होती है, वो आउटसाइड द बाउंड्रीज लाई करती है, जो आपने बाउंड्रीज डिसाइड की है उससे एक्सीड कर जाती है। तो अब क्या होता है, गार्डरेल कैन सिग्नल दिस विद द ट्रिप वायर। तो गार्डरेल कैसे सिग्नल करता है, वो ट्रिप वायर के थ्रू सिग्नल करता है, ट्रिप वायर को थ्रू कर देता है। एज सून एज वी सी द गार्डरेल दैट हैज ट्रिगर्ड द ट्रिप वायर, वी इमीडिएटली रेज एन इनपुट कॉमा आउटपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर्ड एक्सेप्शन एंड हॉल्ट द एजेंट एग्जीक्यूशन। तो अगेन क्या है, जैसे ही आपके पास ट्रिप वायर जो है वो आपके पास रेज होती है, ट्रिप वायर आपके पास शुरू हो जाती है, तो क्या होता है, हमारे पास एक एक्सेप्शन रेज हो जाता है, इनपुट या आउटपुट दोनों, इनपुट होगा तो इनपुट होगा, आउटपुट होगा तो आउटपुट होगा। तो इनपुट और आउटपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर, तो ये आपके पास एक एक्सेप्शन रेज हो जाती है और आपका एजेंट क्या हो जाता है, हॉल्ट हो जाता है। हॉल्ट मीन्स उसको रोक दिया जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो एग्जीक्यूशन है वो फर्दर नहीं होती, इनपुट पे होगा तो वो देर हो जाएगा, फर्दर आपके पास जो रन लूप है वो नहीं चलेगा। इसी तरह जब आपकी आउटपुट आएगी तो आउटपुट के ऊपर अगर ट्रिप वायर ट्रिगर जो आती है तो आपको वो वहीं पे हॉल्ट कर देगा और एक्सेप्शन रेज कर देगा, और जो रिजल्ट है वो आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन डाला इम्प्लीमेंटिंग का गार्डरेल, सर यहाँ से देखेंगे यार हमारी मतलब से देखेंगे। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि हम इसमें गार्डरेल इनपुट और आउटपुट गार्डरेल को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगेन सबको पता है और हम इसको काफ़ी बार कर चुके हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एसिंक आईओ जो है उसके लिए हम एक उसको क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे एसिंक आईओ चल सके। हमने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया नेस्ट एसिंक आईओ। तो अगर आपको कोलैब के अंदर कुछ चलाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, नेस्ट एसिंक आईओ, और नेस्ट एसिंक आईओ को हमने अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि जो कि हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं या डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है फ्रॉम पाइडेंटिक इम्पोर्ट बेस मॉडल। पाइडेंटिक का किस किस को पता है,
आइडेंटिटी का किसी को नहीं पता? वैलिडेशन के लिए टाइप चेकिंग के लिए बेसिकली जहाँ पे आपको एक डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे आपकी टाइप चेकिंग की बात होती है। देखिए कुछ टाइप तो वो है जो कि हमें पाइथन प्रोवाइड करता है, जैसा स्ट्रिंग है, टीजर है, बुलियन है, तो ये डिफरेंट टाइप की हमारे डेटा टाइप्स है जो कि हमें पाइथन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम कोई अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहें जिसके अंदर हम कहें कि फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, दिस इज द नेम, तो ये हमने क्या कर दिया, नेम का एक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, तो अब हमने अगर इस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना है और इसको हमने वैलिडेट करना है या हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है और हम इसी तरह इसको जो है अपनी टाइप चेकिंग में यूज़ करना चाह रहे हैं और ऑटो कंप्लीशन में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पाइडेंटिक। तो पाइडेंटिक बेसिकली हमें हेल्प करता है टाइप चेकिंग के लिए, टाइप इम्प्लीमेंटेशन के लिए और कस्टमाइज टाइप इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो कि हम खुद बना रहे होते हैं, जिसमें हम इनपुट की टाइप ऑफ इनपुट की बता देते हैं टाइप कि हमें जो इनपुट चाहिए वो बेसिकली उसके अंदर यही चीज़ें होनी चाहिए, या हमारे पास इतने वेरिएबल्स हैं, बंच ऑफ वेरिएबल्स को मिला के हमने अपनी टाइप बना ली, हमने कस्टमाइज टाइप बना ली। तो बेसिकली उसकी क्या है, वो फिर स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग करता है कि आपके पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए तो मेरे लिए इनपुट एक्सेप्टेबल है, या ये पैरामीटर एक्सेप्टेबल तब है जब मेरे पास ये 4 टाइप की जो है इनपुट्स आएंगी और उनमें से भी पहली स्ट्रिंग होगी, दूसरी इंटीजर होगी, तीसरी स्ट्रिंग होगी एंड सो ऑन। तो हम अपनी टाइप की टाइप जब बताना चाह रहे होते हैं या इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होते हैं तो हम आइडेंटिटी को बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमने क्या किया, तो हम पाइडेंटिक इम्पोर्ट बेस मॉडल, तो हम पाइडेंटिक में हमने बेस मॉडल यूज़ कर लिया। उसके बाद एजेंट की बारी आती है, तो एजेंट्स में अब हम देखते हैं कि एजेंट में हम और क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो एजेंट्स के अंदर से हमने क्या इम्पोर्ट किया, पहले हमने एजेंट इम्पोर्ट किया, हम पहले भी कर रहे थे। उसके बाद एजेंट के बाद ये चीज़ें जो हम पहले भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, आगे नीचे आ जाए तो रनर हम पहले भी यूज़ कर रहे थे। ये 2 चीज़ें हम देख ली कि हमने ये 2 चीज़ें पहले भी यूज़ कर रहे थे। तीसरी चीज़ क्या है, ए से ओपन एआई, ये भी हम पहले यूज़ कर रहे थे। ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल, ये भी हम पहले यूज़ कर रहे थे और रन कॉन्फिग, ये भी हम यूज़ कर रहे थे। ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनसे आप लोग फेमिलियर हैं, जो कि हम पहले यूज़ कर चुके हैं। अब आते हैं वो चीज़ें जो कि अभी हमारे पास नहीं है। उसमें सबसे पहले क्या है, गार्डियन फंक्शन आउटपुट, ये हमारे पास एक नई इनपुट है। उसके बाद हमारे पास है इनपुट गार्डियन रिक्वायर्ड ट्रिगर। ठीक है, ये अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि जब हम इनपुट को चेक कर रहे हैं कि इनपुट एज पर आर रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो वो बेसिकली हमें कहाँ से पता चलता है, ये जो आपके पास गार्डियन इनपुट रिक्वायर्ड ट्रिगर जो है, ये बेसिकली इनपुट के ऊपर हम इसको देख रहे होते हैं और आउटपुट गार्डियन रिक्वायर्ड ट्रिगर जो हम ये आउटपुट के ऊपर ये एक्सेप्शन रेज हो रही होती है, रेज कर रहा होता है, जिससे हम ये देखते हैं कि ट्रू या फॉल्स है। तो इनमें से जो भी ट्रू हो जाता है उसको हमें पता चल जाता है कि इनपुट जो है उसके ऊपर एक्सेप्शन आई है, उसके ऊपर गार्डियन ने चेकिंग की है और वो ट्रू होगी है। और आउटपुट पे हमें ये पता चलता है कि जो आउटपुट उसने प्रोड्यूस किए, जो लास्ट एजेंट था उसने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया है वो हमारी बाउंड्रीज के अंदर नहीं है, इसलिए वहाँ पे एक्सेप्शन जो रेज होती है वो हम इस स्क्रिप्ट वाइज चेक करते हैं। उसके बाद रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं कि हम कॉन्टेक्स्ट को कैसे रैप करते हैं। हमारे पास जो लोकल इन्फॉर्मेशन है वो हम सारी की सारी उठा के एलएलएम को नहीं देते, बल्कि एज पर आर रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं, उस रैपर के अंदर से हम चीज़ें लेके एलएलएम को दे देते हैं। तो रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में क्या होता है, हम अपनी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, ये जो हमारी लोकल इन्फॉर्मेशन है, उसको हम लोकली रखते हैं और उस रैपर के अंदर रखते हैं और फिर एज रिक्वायर्ड हम इस रैपर से चीज़ लेके एलएलएम को पास कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम, ये हम आगे चल के देख लेते हैं क्या है। उसके बाद हमारे पास इनपुट गार्डरेल है और आउटपुट गार्डरेल है। अब देखिए एक इनपुट गार्डरेल है और एक आउटपुट गार्डरेल है। इनपुट गार्डरेल के लिए हमारे पास इनपुट गार्डरेल का ट्रिगर है और आउटपुट गार्डरेल के लिए हमारे पास आउटपुट गार्डरेल का ट्रिगर है। ठीक है, बाकी चीज़ें हमने देख ली हैं। उसके बाद हम इम्पोर्ट कर लेते हैं यूजर डेटा, इसको हम चला लेते हैं। अच्छा, अब आप सॉल्यूशन नहीं है। जी मैं पैकेज इंस्टॉल कर लिया। जी बोलिए। सॉरी, अच्छा देखिए इनपुट गार्डरेल्स का मतलब क्या है, हमें रेस्ट्रिक्शन लगानी है क्या यूज़र इस तरह का काम ना करे।
ठीक है। फॉर एग्जांपल यूज़र जो कि ह्यूमन है या दूसरा एजेंट भी हो सकता है, वो हमारे सिस्टम से, मल्टी एजेंट सिस्टम से कोई सवाल करना है। अच्छा, हमारा जो वर्क फ्लो है या जो भी हमने मल्टी एजेंट सिस्टम बनाया वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो भी इनपुट आता था वो 10 एजेंट के पास से गुजर के फाइनल आउटपुट आता था। तो मीन्स कोई भी काम आ रहा है वो 10 एजेंट से गुजरेगा अगर प्रॉम्प्ट चैनिंग की। तो प्रॉम्प्ट चैनिंग का मतलब सीक्वेंस से पहले का आउटपुट दूसरे का इनपुट, दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट, ये सीक्वेंस जब तक चलती रहेगी जब तक कि आपके 10 एजेंट कंप्लीट ना हो जाए। अच्छा, अगर मैं उन 10 एजेंट से अपने काम को प्रोसेस करवाऊँ, हमने एजेंट बनाया है जो कि PIAC या आपके एजुकेशन सिस्टम के लिए आपकी हेल्प करे। आप उससे क्या पूछो कि यार किसी का फेसबुक अकाउंट कैसे हैक करते हैं। तो अब क्या हुआ, यूज़र ने इनपुट दिया लेकिन वो अपनी मर्ज़ी का इनपुट दे रहे हैं जो हमारे सिस्टम में अलाउ नहीं है। हम चाह रहे हैं कि जो हमारे सिस्टम को यूज़ करेगा अगर वो ये काम करे तो उसको स्टॉप करो। क्या क्या काम करना है, वो तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, किन कामों से रोकना है वो गार्डियंस के थ्रू हम क्या करेंगे बताएं कि तुम्हें ये काम अलाउ नहीं करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस क्लास की अगर हम बात करें तो इनपुट गार्डियंस, हमारी जो मैनेजमेंट है वो किसका काम कर रही है, इनपुट गार्डियंस। इनपुट गार्डियंस स्टूडेंट आए उनके पास कार्ड होना चाहिए, स्टूडेंट आए वो वैलिड स्टूडेंट होना चाहिए, स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क होना चाहिए अगर मैं पूरा सिस्टम की बात करूँ। अच्छा, फिर क्या है, स्टूडेंट जो है वो वेल ड्रेस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि नहीं घर की नाइट ड्रेसिंग के अंदर आ जाए बंदा, ठीक है। तो अब वो क्या है, इनपुट गार्डियन से वो ये सारी चीज़ें वैलिडेट करेंगे। अच्छा, अब क्या है, क्या चीज़ अलाउ करनी क्या चीज़ अलाउ नहीं करनी, ये हम इनपुट गार्डियन से जो भी यूज़र हमारे सिस्टम में आएगा उसके ऊपर ये चेक लगेंगे, ठीक है। ये क्या है, इनपुट गार्डियन। कौन कर रहा है, एडमिन वन, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी हमारे हैं वो इन चीज़ों को मैनेज करें। अच्छा, एक और चीज़ है, आप सिस्टम में आते हैं, आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, अब होगा आउटपुट गार्डियंस। आउटपुट गार्डियंस यानी मैं जो आपको आउटपुट दूंगा सिस्टम प्रोसेस करके जो आपको आंसर सर्जिया या कासिम देंगी या शहजाद देंगी, तब आउटपुट गार्डियंस क्या है, मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स बात ना करूँ, ठीक है, मैं कोई मसलक की ज़्यादा यहाँ पे बात ना करूँ। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती हैं मुझे उन टॉपिक से क्या करना है, अवॉइड करना। तो आउटपुट गार्डियंस जो एलिमेंट है वो आपके या आपका जो पूरा सिस्टम है फाइनल आपको आउटपुट देता है और रिस्ट्रिक्शन में लगा देता है। तो अब क्या हुआ, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आप लोग को वैलिडेट कर रही है आपके गार्डियंस होना, यानी जो भी डेटा आएगा उसको गार्डियंस से गुजरेगा। स्टार्टिंग एजेंट के ऊपर लगाते हैं गार्डियंस के, जो भी यूज़र आएगा आप उसको चेक करो कि वेल ड्रेस हो, उसके पास कार्ड होना चाहिए, एथनिक स्टूडेंट होना चाहिए, पाकिस्तान में होना चाहिए, आपके पास CNIC, बिना CNIC के आपका एडमिशन नहीं हो सकता। तो वो सारे चेक आपके इनपुट गार्डियंस। आउटपुट गार्डियन एक और वैलिडेशन के लिए हमने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटर ही हायर कर दिया गार्ड के तौर पे। वो क्या कर रहा है कि क्या क्लासेस को बोलना क्या है। तो आउटपुट गार्डियंस में जैसे यहाँ पे लाइक फर्स्ट है, आप जिस पॉलिटिशियन को पसंद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इमरान खान को या फिर कराची वाले अल्ताफ भाई को, और पंजाब में चले आए तो नवाज शरीफ को, क्या कर सकते हैं, सिंध में चले आए तो जरदारी को, आप कुछ भी ले रहे हैं, आप चेंज ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि मोहब्बत में आप लोग ने आके यहाँ पे मुख्तलिफ नारे लगाना शुरू कर दिए। तो क्या है, आउटपुट गार्डियंस वो फॉरन जो एडमिनिस्ट्रेटर इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, ये चीज़ लगाऊंगी। अगर मैं भी कोई टॉपिक स्टार्ट कर दूँ तो क्या होगा, तो टीचर अगर स्टार्ट कर दे तो आउटपुट गार्डियंस फॉरन आ जाएगा, सर प्लीज इस टॉपिक पे बात ना करें, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया इनपुट गार्डियन जो यूजर्स का इनपुट आ रहे हैं उसके ऊपर लिखो, आउटपुट गार्डियंस जो कि प्रोसेस करने के बाद फाइनल आउटपुट आता है। तो फाइनल आउटपुट जो आता है उसके ऊपर जो वैलिडेशंस लगती है वो क्या है, आउटपुट गार्डियन। अब रूल के मुताबिक देखा जाए इनपुट गार्डियंस स्टार्टिंग एजेंट में लगती है, इनपुट गार्डियंस के अंदर वही सेम इनपुट जाता है जो ह्यूमन इनपुट देता है, ठीक है। 2 पॉइंट्स हमें पता चलता है।
स्टार्टिंग एजेंट को लगता है बाय डिफॉल्ट ज़्यादातर जो हम लगाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, और उसको सेम इनपुट मिलता है जो ह्यूमन या रनर को हम देते हैं। स्टार्टिंग एजेंट सेम इनपुट होता है, उसको वो गार्डियन चेक हो जाता है। आउटपुट गार्डियंस हमेशा लास्ट एजेंट होता है। आउटपुट गार्डियंस हमेशा कौन सा एजेंट को लगेगा, लास्ट एजेंट, जो आपको फाइनल आउटपुट देगा। यानी दूसरी चीज़ हमें पता चलती है कि आउटपुट गार्डियंस जो है वो हमेशा फाइनल आउटपुट के ऊपर अप्लाई होता है। यानी फाइनल आउटपुट पे ही देखिए, फाइनल आउटपुट जो आया है उसके अंदर कहीं इस किस्म की बात तो नहीं, एल में इस तरह की कोई हैकिंग करने की चीज़ तो नहीं बता रहा। आपने बोला मैं ज़िंदगी से बहुत तंग आ गया, मुझे बताओ खुदकुशी कैसे करेंगे, एल हम आपको बता रहे हैं, तो बहुत अच्छा तरीका पंखे से लड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो आप सीढ़ी नेगेटिव पुल पे जाए, वहाँ से घूम मार लें, ठीक है। और भी बहुत सारे रास्ते, कोई नहीं आपके घर पर माफिया पूरे कराची, तो जहाँ आपका दिल करे आपको जाता हुआ दिखे आप उसके सामने आ जाए। तो कहने का मकसद है वो आपको खुदकुशी करने के तरीके बताने लगते हैं। अब बनाया इसलिए पर्टिकुलर उसकी चैट हिस्ट्री से PIC के पैरावर्सिटी की हिस्ट्री से हमें पता चला कि स्टूडेंट ने हमारे सिस्टम से आगे ये चीज़ें पूछी और उसके बाद स्टूडेंट गायब। तो आउटपुट गार्डियंस क्या है कि वो जो फाइनल आउटपुट आपके पास है उसके ऊपर वो वैलिडेट करेगा कि कहीं इस किस्म का एलिमेंट को जवाब नहीं, तो हम गार्डियंस से क्या नहीं करना वो सेट करें। आप देखा ना सीढ़ी के साथ जो आपकी गार्डियंस लगे होते हैं वो आपकी क्या सेट कर रही है, ये बाउंड्री है, आप इस बाउंड्री से आउट नहीं जा सकते, वो आपको गिरने से बचा रहे। तो ये काम आप नहीं कर सकते, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो जो काम नहीं करने वो हम गार्डियंस से बता तो भाई ये काम अगर कोई करे तो गार्डियंस क्या करेगा, उसको रोक। तो इनपुट गार्डियंस स्टार्टिंग एजेंट और यूजर इनपुट पे लगता है, जबकि आउटपुट गार्डियंस किस पे लगता है, फाइनल आउटपुट पे और लास्ट एजेंट। बस ये दो चीज़ें हमें याद है, ये दो चीज़ें आ गई। अगर आपका सिंगल एजेंट है तो सिंगल एजेंट पे भी इनपुट और आउटपुट गार्डियंस दोनों एक साथ लग सकते हैं कि भाई ये इनपुट यूजर का इनपुट ये चेक करे और ये जो आपको आंसर करे फाइनल आउटपुट में सेम पे आप लगा सकते हो। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। हैंड्स ऑफ के अंदर बड़ा मुश्किल होगा कि आउटपुट गार्डियंस, तो हर आपके लास्ट एजेंट के आउटपुट गार्डियंस अलग हो सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। इवन आप हर जो आपके दरमियान में भी एजेंट आ रहे हैं तो एजेंट दूसरे एजेंट से जो इनपुट लेगा वो इनपुट गार्डियंस, एजेंट दूसरे एजेंट को जो आउटपुट देगा वो आउटपुट गार्डियंस से गुजर के हो सकते हैं। तो आप ये पूरी सीक्वेंस बना सकते हैं। नॉर्मल हम दो के ऊपर ही लगाते हैं, स्टार्टिंग एजेंट और लास्ट एजेंट पे। लेकिन अगर आप चाहें, जैसे इसमें मेंशन किया है, आप मल्टी एजेंट के अंदर हर एजेंट के अंदर भी इनपुट और आउटपुट गार्डियंस अगर आपको ज़रूरत है तो आप लगा दें। लेकिन गार्डियंस से एक प्रॉब्लम है क्योंकि एक पैरेलल आपका क्या चल रहा होता है, एजेंट कॉस्ट बढ़ गई, हर इनपुट को चेकिंग कि भाई ये काम तो नहीं हो रहा, तो आपकी कॉस्ट क्या हो गई, सस्ता वाला आपने इस्तेमाल किया एजेंट लेकिन कॉस्ट तो बढ़ गई, नंबर ऑफ प्रॉब्लम। दूसरा लिटेंसी, लिटेंसी क्या है, पहले सिस्टम से एक एग्जांपल लेना, अभी क्लास में आप लोग डायरेक्ट आकर बैठ गए, ठीक है, अभी कोई भी आपकी ना लाइन लगती ना आपके अटेंडेंस मार्क होती, लेकिन पहले दिन जो आपकी क्लास हुई या दूसरे दिन आपकी क्लास हुई सबने बाहर लाइन लगाई और क्या होता था, गार्जियन से गुजर के आ रहे थे, जो वैलिड स्टूडेंट है वो क्लास में आ रहा था, जो वैलिड स्टूडेंट नहीं है वो क्लास में नहीं आने दे रहे थे, कोई भी चीज़ देखता नहीं थी। तो वहाँ पे आपको इनपुट गार्जियंस वहीं पे रोक देता कि आपको यानी क्लास में बैठना अलाउ नहीं। अच्छा, गार्जियंस रखने से फ़ायदा तो हुआ क्या, वैलिड स्टूडेंट आपकी क्लास में बैठे, नुकसान क्या हुआ, सिस्टम क्या हो गया, आपका आधा घंटा से बाहर सिस्टम से गुजरने में लगी, तो लिटेंसी क्या हो गई, बढ़ गई। मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिन्होंने गार्डियंस लगाए, तो गार्डियंस का सिस्टम स्लो हो रहा था तो उन्होंने गार्डियंस को हटा दिया। लेकिन अगर जहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ लगाना चाहिए, और जहाँ ज़रूरत नहीं आप बिला वजह बोले भाई गार्डियंस, ठीक है, तो बिला वजह आप गार्डियंस ना लगाएं। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, तो इससे आप करें। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार ये काम को अलाउ ही नहीं करना, तो फिर आप क्या लगाएंगे, गार्डियंस लगाएंगे। अच्छा, फिर दोबारा रिपीट करूँ, इनपुट गार्डियंस यूजर इनपुट पे और स्टार्टिंग एजेंट को दिया जाता है ऐसा फंक्शन, ठीक है, डेकोरेट आगे हम देखेंगे। हाँ,
एजेंट को देते हैं। एजेंट का काम है कि वो पैरेलल एक और एजेंट को यानी फंक्शन के तौर पे कॉल करके जो इनपुट आया उसको वैलिडेट करवाए कि यार ये काम करना अलाउ है या नहीं। पैरेलल चलता है। पैरेलल का मतलब क्या है कि इनपुट लेके उसको इनिशियलाइज एलएलएम को रिक्वेस्ट भेजने के लिए यूज हो सकता है कि उसमें रखिएगा दूसरे जो भी उसकी कंस्ट्रक्ट करनी है चीज़ें करनी है तो पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होगी थ्रेड के अंदर। तो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है इनपुट सैन इनपुट रिसीव होता है और ये हमेशा स्टार्टिंग एजेंट पे लगता है। कौन सा गार्डियंस इनपुट और आउटपुट गार्डियंस हमेशा किस पे लगेगा दोस्तों फाइनल आउटपुट पे। और कौन से एजेंट को दिया जाता है आउटपुट गार्डियंस का फंक्शन लास्ट एजेंट को। बस ये दो चीज़ों को याद रखना गार्डियंस आपको हमेशा याद रहता है। अच्छा गार्डियंस की अगर वो कोडिंग अगर हम देखें एकदम डॉक्यूमेंटेशन का आएगा ताकि हम दोबारा से चीज़ें है हो जाए। वो जो 3 पॉइंट्स उन्होंने बताए थे गार्डियंस के तो गार्डियंस के उन्होंने 3 पॉइंट बताए टॉप के ऊपर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए नहीं ये 3 पॉइंट हाँ ठीक है इनपुट गार्डियंस परफेक्ट थैंक यू। तो पहला पॉइंट है फर्स्ट द गार्डियंस रिसीव द सेम इनपुट पास टू द एजेंट। तो पहला यानी आपका गार्डियंस ये एक एजेंट है और ये भी वही सेम इनपुट लेगा जो कि स्टार्टिंग एजेंट को दिया जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट नेक्स्ट द गार्डियंस फंक्शन रन टू प्रोड्यूस अ गार्डियंस फंक्शन आउटपुट। अच्छा जनरल होता है गार्डियंस जब भी चलेगा इस फंक्शन का आउटपुट कौन सी क्लास होगी कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा गार्डियंस आउटपुट फंक्शन। अच्छा अब होता क्या है विच इज देन रैप इन इनपुट गार्डियंस। तो वो किस पे रैप होगा इनपुट गार्डियंस। अच्छा तो हमें पता चला कि हम जो गार्डियंस फंक्शन बनाने वाले हैं उसको गार्डियंस फंक्शन कॉल होगा। तो गार्डियन फंक्शन के आउटपुट की टाइप क्या होगी गार्डियन आउटपुट फंक्शन। और इसको प्रोसेस करने के लिए इसके अंदर एक और जैसे डेकोरेटिव फंक्शन है ना तो इसमें एक और फंक्शन होगा जिसका नाम क्या होगा इनपुट गार्डियंस। अच्छा इसी तरह ये आउटपुट गार्डियंस होता तो कौन सी चीज़ चेंज होना चाहिए दोस्तों इसमें इन दो क्लासों में। आउटपुट पहली वाली जो लिखा हुआ है प्रोड्यूस गार्डियंस फंक्शन आउटपुट या फिर रैप इन इनपुट गार्डियंस रिजल्ट क्या चेंज होना चाहिए पहला वाला दूसरा वाला दो लिखना चाहिए पहला वाला। अच्छा अब जरा नीचे आएगा आउटपुट गार्डियंस चेक कर लेते हैं आपको खुद वैलिडेट करके। अब बताएं क्या चेंज हुआ पहला वाला दूसरा वाला कब चीज़ पता चले कि आपका गार्डियन फंक्शन जब भी चलेगा गार्डियन आउटपुट टाइप रिजल्ट रिटर्न करता है लेकिन वो रैप हुआ होगा अगर इनपुट गार्डियन से तो इनपुट गार्डियंस रिजल्ट में रैप हुआ होगा और अगर आपका इनपुट गार्डियन से तो इनपुट गार्डियन रिजल्ट में रैप हुआ होगा। ठीक है यानी दोनों फंक्शन का आउटपुट की टाइप सेम है लेकिन उसका जो इंटरनल फंक्शन है उसकी इन्होंने क्लास बता दी। अच्छा अब जब ये चीज़ हम देखें ज़रा हमारे कोड पे आइएगा। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ गौर कीजिएगा कि गार्डियन फंक्शन आउटपुट आता है उसके बाद हमारे पास इनपुट गार्डियन रिजल्ट आता है। ठीक है अब इसके नीचे देखिए ये डॉट करके आ रहा है तो डॉट करके मतलब ये है कि इनपुट गार्डियन रिजल्ट डॉट रिक्वायर्ड रिजल्ट से आप ये देख सकते हैं कि इनपुट के कुछ आपके गार्डियन इंप्लीमेंट हुई है या फिर अगर नीचे देखेंगे तो आउटपुट गार्डियन रिजल्ट डॉट रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो देखिए उन दोनों के अंदर आपको जो आ रहे हैं क्या है डॉट रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आप कहाँ से देखेंगे आउटपुट गार्डियन रिजल्ट डॉट रिक्वायर्ड रिजल्ट से क्या होगा आप ये देखेंगे ट्रू है ये फॉल्स है। अगर ट्रू है तो इसका मतलब रिक्वायर हुई है नहीं है इसका मतलब है कि वो सही है करेक्ट है। अच्छा अब कोड की तरफ आते हैं नीचे कोड होगा इनपुट गार्डियन। अच्छा ठीक है उसी के अंदर देखिए भले दोनों में साइन है। अच्छा यहाँ पे आप देखें नोट करेंगे सिंपल एज कहाँ होगा। देखिए आपने एक क्लास बनाई आपके जो रूल्स होते हैं ना जिन रूल्स के ऊपर काम करना है कि ये काम अलाउ करना है या ये काम अलाउ नहीं करना है तो हमने पाइडेंटिक्स से एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ये पाइडेंटिक्स और डेटा क्लास दोनों से बन सकता है। पाइडेंटिक्स से हमने किया था वो बेस मॉडल वही देखें यहाँ पर बेस मॉडल याद रखिए। अच्छा पाइडेंटिक क्या है दोस्तों पहले हमारे पास वेजेक्स कितने लोगों को पता है डेटा वैलिडेशन पता है आपने वेब डिज़ाइन कितने लोगों ने की हुई है। अच्छा इनपुट टाइप ईमेल सबको पता है। ईमेल के अंदर अगर मैं @ नहीं डालूँ तो
तो क्या होगा, मैं सबमिट करूँगा, फॉर्म सबमिट होगा, नोटिफिकेशन आ जाता है, क्या आता है, मैसेज आता है कि @मिसिंग, ठीक है। इस तरह पासवर्ड पे, इसी तरह मोबाइल नंबर पे, इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। CNIC की अगर मैं बात करूँ उसकी वैलिडेशन कि भाई होना चाहिए, विद हाइपन 15 होते हैं, विदाउट हाइपन 13 होते हैं, तो और सारे नंबर होते हैं। तो अब हमें पता चला कि हमारे पास क्या होती है, वैलिडेशन। राइट डेटा लेने के लिए हम क्या लगाते थे, वैलिडेशन। अच्छा, हमारे पास पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन तो नहीं होती। मैं कहता हूँ कि ईमेल आनी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि एड्रेस होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर होना चाहिए उसका, यानी 92 से स्टार्ट हो। तो अब क्या हुआ प्रॉब्लम कि हमारे पास जो क्लासेस हैं उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये काम नहीं है। तो हम नेक्स्ट लेवल क्या काम करते हैं, हम नेक्स्ट लेवल ये काम करते हैं दोस्तों कि बड़ी बनाई जो डेटा क्लासेस हैं, वैलिडेशन क्लासेस हैं, जिसमें डेटा को हम वैलिडेट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब ये चीज़ें नहीं थी, पाइडेंटिक जब पहले नहीं था, ये काम हम पहले मैनुअल करते थे और उसके लिए हम लिखते थे रेजेक्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर्स, कि पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, इन कैरेक्टर के सीक्वेंस में ये चीज़ आना ज़रूरी है। इसे हम क्या कहते थे, रेजेक्स। और रेजेक्स इतना आसान काम है, आज भी मुझे बड़ी अच्छी आती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको सिखाने बैठूंगा तो 2 क्लासों में आप रेजेक्स सीखेंगे, ठीक है, मीन्स कॉम्प्लेक्स। और आज आप सिंपल लगा लें, इनपुट टाइप इंटीजर, इनपुट टाइप मैंने कॉलम का नाम लिखा, जैसे कि आपने कहा कि इस मैथ होमवर्क, इसके अंदर क्या लिखा आएगा, इस वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, बूल, यानी ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, दूसरा आपके पास क्या है, रीजनिंग, रीजनिंग में क्या बता दिया, स्ट्रिंग आएगा। इसी तरह आपने कहा सिटीज, इसी तरह का आपने मोबाइल नंबर, इसी तरह आपने कहा CNIC। तो अब क्या हुआ, तो सारी इंफॉर्मेशन आपने इसमें बता दी, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल रूल। अच्छा, अब मैं जैसे रूल बनाना चाह रहा हूँ कि यार रूल ये है कि मुझे ये बताओ कि ये जो सवाल पूछा है ये मैथ्स का है। तो अगर मैं अपने डेटा स्ट्रक्चर, अब मेरे पास जब भी गार्डविल एटम चलेगा, मुझे इस स्ट्रक्चर में आंसर देगा, वो क्या करेगा, मुझे बताएगा कि ये सवाल मैथ्स का है या नहीं। तो क्या करेगा, इज मैथ होमवर्क इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, और रीजन में बताएगा कि अगर किसी चीज को मैथ का क्वेश्चन कह रहा है तो उसकी वजह क्या है, इसमें ऐसी मैथ की क्या चीज पूछी। जैसे मैं आपको कोई टास्क असाइन करूँ कि मुझे ये बताएं कि भाई कौन कौन सी डिवाइसेस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। आप सब पहले नाम लेंगे मोबाइल, अब दोनों रीजन बताओ कैसे, तो वजह बताएंगे कि सर इसमें सिम लगती है, ये नेटवर्क से कनेक्ट होता है, आप नंबर मिलाएं कॉल हो जाए। तो अब क्या हुआ, आपने वजह बताई कि मोबाइल, लैपटॉप क्यों कम्युनिकेशन डिवाइस है, माइक क्यों कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो वो चीज़ें आप उसकी वजह बताएं। तो आपने कह तो दिया, मैं पूछूं क्या मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, आप क्या कहते हैं, ट्रू। क्या लैपटॉप कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, आप क्या कहते हैं, ट्रू। रीजन पूछूं तो मुझे बताओ कि क्यों होता है, ठीक है। तो इस तरह की रीजनिंग मुझे वो दे कौन, गार्डविल एजेंट। तो मैं जब भी यूजर का इनपुट उसको दूंगा तो वो मुझे इन 2 पैरामीटर्स में वैल्यू में आंसर करेगा। पहली चीज मुझे बताए कि मैथ का सवाल है या नहीं, और दूसरा अगर मैथ का सवाल है तो क्यों है उसकी वजह भी बताओ। 2 चीज़ों में ये स्ट्रक्चर आउटपुट देगा। तो हमें जब भी स्ट्रक्चर आउटपुट चाहिए होता है, हम हमेशा क्या बनाते हैं, पाइडेंटिक की क्लास या फिर डेटा क्लास। दोबारा रिपीट कर लूँ, या तो हम पाइडेंटिक की क्लास बनाते हैं या फिर डेटा क्लास बनाते हैं। बाय डिफॉल्ट जो मार्केट प्रैक्टिस करती है डेवलपर, हम लोग पाइडेंटिक की बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर आउटपुट को मैनेज करने के। तो पहली चीज़ आपने रूल सेट करिए जिसकी बेस के ऊपर आपको डिसीजन लेना है। मुझे किसकी बेस पे डिसीजन लेना है, रीजनिंग की बेस पे लेना है या ट्रू एंड फॉल्स पे लेना है, इसमें आप डिसीजन ले सकते हो कि ये गार्जियस हुआ या नहीं, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, बेस्ट। अच्छा, फिर आपने एक गार्डियन एजेंट बनाया, उसको आपने बता दिया कि चेक करना है कि यूजर ने जो सवाल किया है क्या वो मैथ्स का होमवर्क है, ठीक है, या मैथ्स से रेलेवेंट है या नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कहा इसका आउटपुट टाइप क्या होगी, पाइडेंटिक की क्लास। तो आउटपुट टाइप कौन सी दे दी, पाइडेंटिक की क्लास।
अब जो भी यूजर का इनपुट आएगा दोस्तों गार्डवेल एजेंट के पास, उस एजेंट को ये यानी प्रोसेस करेगा और एलएलएम जो हमें फाइनल आंसर देगा इस स्ट्रक्चर के अंदर देगा। हमारे पास दो कॉलम आ रहे हैं, ठीक है, क्या रहेंगे हमारे पास दो कॉलम। जरा मैं आपको दिखा दूँ कि इसका फायदा क्या है। मुझे 1 मिनट डेटा टेबल दिखाएंगे शायद जी। अच्छा, गार्डवेल में एक आपको सिंपल सी एग्जाम्पल दूँ कि आप नॉर्मल देखें तो आपके विंडोज़ के अंदर भी गार्डवेल होती है। बेसिक ओएस की अगर बात करें, बेसिक ओएस में भी आपके पास एक गार्डवेल होती है या आप इम्प्लीमेंट एडिशनल इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बता सकते हैं क्या? Anyone? नहीं, वो तो ऑथेंटिकेशन आपकी आ गई ना। नहीं, आपके पास अगर आप ओएस में देखें या विंडोज में देखें तो आप गार्डवेल का इम्प्लीमेंट करते हैं आपका एंटीवायरस। तो बेसिकली क्या करता है कि जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो उसकी बेसिकली सिग्नेचर देखता है, इसका सिग्नेचर, इसके सिग्नेचर के अंदर कोई वायरस इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं है, कोई मिलिशियस सॉफ्टवेयर तो नहीं है, इसके अंदर कोई सिस्टम की कॉल्स तो नहीं है। नॉर्मली जो आपका एप्लीकेशन होती है उसमें सिस्टम की कॉल्स, ऐसा डायरेक्ट सिस्टम कॉल्स नहीं होती कि मेमोरी में से ये रीड कर लो या आपका पर्टिकुलर लोकेशन से ये रीड कर लो या सिस्टम फाइल में से रीड कर लो। तो आपके पास जो वायरसेस होते हैं एक सिग्नेचर होता है। तो आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है स्पेशली विंडोज़, तो विंडोज़ के अंदर आप जो गार्डवेल इम्प्लीमेंट करते हैं, एक तो आपने देखा होगा विंडोज़ डिफेंडर होता है, क्योंकि पहले नहीं था। पहले क्या होता था, मैं स्पेसिफिकली आपका ओएस बहुत वल्नरेबल होता था, आप अपना विंडोज़ चलाए तो विंडोज़ में कोई वायरसेस वगैरह आ जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक विंडोज़ 7 में ख्याल में उससे ऑनवर्ड जो है उन्होंने विंडोज़ डिफेंडर बना दिया। तो बेसिकली क्या करता है कि जब भी कोई आप एप्लीकेशन रन करते हैं तो उस एप्लीकेशन को लोड करने से पहले या रन करने से पहले उसका सिग्नेचर चेक करता है कि ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर कोई डायरेक्ट सिस्टम कॉल्स तो नहीं है, कोई डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस तो नहीं है, या कोई डायरेक्ट सिस्टम फाइल्स की एक्सेस तो नहीं है। तो उसके बिहेवियर चेक करता है। बिहेवियर चेक करने के बाद उसको पास करता है कि इसको रन होना चाहिए नहीं चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ योर एग्जाम्पल ऑफ गार्डवेल। एक और आपको मजे की बात करूँ, चलो मुझे मैं वायर आई डी बताऊँ जी सर। ओके, अच्छा, अब देखिए गार्डवेल्स या स्ट्रक्चर आउटपुट का मैं आपको सिर्फ फायदा बताता हूँ। हमने क्या किया, अगर मैं आपको कोड दिखाऊं और उस कोड के अंदर चीज़ें कोटेशन आ रही हैं, ये देखिए आइडेंटिटी क्लास बनाई, एक का नाम क्या क्लास का बिजनेस और दूसरे का नाम बिजनेस डिस्काउंट। अच्छा, कोई भी बिजनेस होगा तो उसकी पिन लोकेशन वगैरह होगी और लैटिट्यूड लैटिट्यूड यानी बिजनेस का नाम। लेकिन जब बिजनेस डिस्काउंट दिखाओगे तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे दिखानी होगी स्ट्रक्चर आउटपुट में। तो मैं कोई भी एलएलएम से सवाल कर रहा हूँ, जैसे अब मैंने एलएलएम से सवाल किया कि भाई मुझे एजेंसी के ऊपर क्या है जो मेरा बैंक अकाउंट है, कॉन्टैक्ट्स के अंदर मैंने बैंक अकाउंट दिया है, तो बैंक अकाउंट से वो डिटेल उठा के मुझे क्या करो, शो करो। तो हमारे पास देखें स्ट्रक्चर आउटपुट से क्या फ़ायदा हुआ, इसने कहा आंसर, अब देखो मैंने स्ट्रक्चर आउटपुट में बताया फाइनल एआई का जो आउटपुट होगा उसमें आंसर होगा और क्या होगा, लिस्ट ऑफ बिजनेसेस की दूसरे यानी आपके पास कॉलम होगा और उसके अंदर जो डेटा टाइप आ सकते हैं कौन कौन से, बिजनेस और बिजनेस डिस्काउंट। तो यहाँ पे ये आंसर देखें क्या है, लिस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, तो ये बिजनेस है या बिजनेस डिस्काउंट है, स्ट्रक्चर में आ गई। अब जब ये स्ट्रक्चर आउटपुट मेरे पास आ गया तो जो भी आपकी मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन है उसके ऊपर ये डेटा डिस्प्ले करवाने का मुश्किल काम है। तो इसलिए स्ट्रक्चर आउटपुट की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइडेंटिटी के जो डिसीजन, देखो मैं डिसीजन मैकिंग ले सकता हूँ ना, डिसीजन मैकिंग क्या हो सकती है कि एक्सपायरी डेट लास्ट में चेक करें, कौन से दिन ये डील आपकी क्या है, डिस्काउंट जो अवेलेबल है कितना परसेंट है, 40%। तो अगर आपके पास 40% जींसी के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, और कैटेगरी क्या है 4, तो मुझे पता चलता है कि यार किस कैटेगरी में मुझे दिखाना है, उसकी लोकेशन, उसका एड्रेस क्या है, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है, तो वो सारी चीज़ें क्या है आपको, और मैं किस दिन जाके ये अवेल कर सकता हूँ जो मेरा बैंक अकाउंट है। तो 40% ऑफ के ऊपर आप जींसी के ऊपर जाके खाना खा सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे, DHA कैश के ऊपर। तो अब क्या हुआ कि स्ट्रक्चर आउटपुट जब मुझे मिला तो बहुत, अब डिसीजन मेकिंग आसान है ना,
कि मैं कहूँगा कि यार मुझे सदर की तरफ जो है उनके ऊपर डिसीजन देना है। तो अगर मेरे पास BHA जैसे यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे सदर लिख सकता हूँ, कराची लिख सकता हूँ, और भी जो स्ट्रक्चर डेटा है तो उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग क्या होती है दोस्तों, आसान होती है। अच्छा, अब शुरुआत हुई तो वापस चलो। इसमें एक चीज़ और है कि देखिए स्ट्रक्चर आउटपुट की क्यों ज़रूरत होती है। देखिए एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं दूँ कि अगर आपने LLM से कोई काम करवाना है, अब लेट्स से अगर आप चैट कंडीशन की बात कर रहे हैं तो आप चैट GPT पे जाते हैं, वहाँ पर जाके आप कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं, आपने कोई क्वेरी की, कोई प्रॉम्प्ट लिखा, उसे आपको जवाब दे दिया। ये तो हो गया एक नॉर्मल यूज़र के लिए कि उसने कुछ सवाल पूछा, उसका एक जवाब दे दिया। लेकिन अगर आप इसको प्रोग्रामर पर्सपेक्टिव से सोचें तो आपने LLM को कॉल भेजी, एक प्रॉम्प्ट भेजा, उसने आपको जवाब दे दिया है नेचुरल लैंग्वेज में। अब आप बताइए आप क्या करेंगे? आपने सवाल किया, उसने जवाब दे दिया, अब वो उसका रिस्पॉन्स आया, आप उसे यूज़ कैसे करेंगे, उसका यूज़ कैसे करेंगे आप बताइए, आप उसे पार्स कैसे करेंगे? कोई लॉजिक बनती है कि आपने उससे सवाल पूछा, उसने आपको जवाब दे दिया, अब आपने उस जवाब के ऊपर फर्दर कोई डिसीजन लेना है तो आप प्रोग्राम के अंदर क्या एफएल्स लगाएंगे, कितने एफएल्स लगाएंगे? अगेन फिर आपको एक LLM चाहिए जो उसको पास करे और पास करके फिर आपको दे जवाब, फिर जवाब दे किस तरह जवाब दे। तो फिर होता क्या है कि हम उसका आउटपुट का एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं जिसके अंदर हम बता देते हैं कि ये मेरे पैरामीटर्स हैं जिसमें मुझे आउटपुट करना है। अब आप देखिए कि अगर आपने LLM से एक सवाल किया और उसने जवाब में आपको दे दिया लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, बैकनेम, कार्डनेम की तमाम आपको उसने हम एक बिल्कुल लेवल में बात करके एक वेरिएबल में आउटपुट दे दिए। अब आप लैटिट्यूड का वेरिएबल उठाइए, उसमें से लैटिट्यूड निकल आएगा, लॉन्गिट्यूड का वेरिएबल निकालिए, इसमें लॉन्गिट्यूड आ जाएगा, बैकनेम का वेरिएबल उठाइए, इसमें बैकनेम आ जाएगा। लेकिन अगर अगर वो जवाब देता कि द लोकेशन ऑफ द रेस्टोरेंट इज लैटिट्यूड दिस एंड लॉन्गिट्यूड दिस एंड बैंक नेम इज दिस, अगर उस तरह जवाब देता और बैंक नेम के अंदर बीच में अंडरस्कोर नहीं डालता, बैंक नेम मिला के लिख देता, ये बैंक का बी बड़ा लिख देता है, एन का एन बड़ा लिख देता, आप बताइए आप उस जवाब में से आप कैसे इसमें निकालते हैं? अब आप उस स्ट्रिंग को खुद पार्स करते हैं ना, स्ट्रिंग में जो खुद जाके सब स्ट्रिंग्स निकालते हैं कि जब बैंक नेम आए उसके बाद कितने कैरेक्टर्स के लिए आए, नहीं निकाल दो, सोचें जिंदगी की किसके लिए आती है। लेकिन यही अगर आपने कहा कि मुझे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट चाहिए, मुझे आउटपुट का फॉर्मेट ये चाहिए, तो आपने क्या किया, पूरा डेटा स्ट्रक्चर बता दिया, आपने उसको बता दिया। अब जो रिजल्ट आया तो रिजल्ट में से आपने रिजल्ट डॉट लैटिट्यूड निकाल लिया, रिजल्ट डॉट लॉन्गिट्यूड निकाल लिया, रिजल्ट डॉट डिस्टेंस वैल्यू निकाल लिया। तो अब देखिए ये यूजेबिलिटी की बात है कि आपका जो जवाब आ रहा है उस जवाब से को मजीद आप प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी यूटिलाइजेशन हो ही नहीं सकती, आप कर ही नहीं सकते, आपकी जिंदगी आज़ाद हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज मतलब यूजर ऑफ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। स्ट्रक्चर्ड इनपुट से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड आउटपुट की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि आप इनपुट देंगे, आपका LLM पार्स कर लेगा, खुद ही कर लेगा पार्स, वो बनाया इसलिए गया है कि आपकी बात को समझ सके। लेकिन जो जवाब देगा उस जवाब को ग्रामेटिकली आप यूज नहीं कर सकते जब तक कि वो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में नहीं होगा। इसलिए स्ट्रक्चर आउटपुट बताना ज़्यादा ज़रूरी है इन कंपैरेटिव टू आपका इनपुट। इनपुट आप दीजिए नेचुरल लैंग्वेज में, लेकिन आउटपुट आपको वैसे चाहिए जिस फॉर्म में आप उसको रीयूटिलाइज कर सकते हैं, जो उसका जवाब आया उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, गार्डियन के आपको मैं एक और छोटी सी एग्जाम्पल दूँ। आप लोगों में से इस वेबसाइट को किसने यूज़ किया है? deeplearning.ai उसने यूज़ किया है। तो deeplearning.ai बेसिकली आपके शुरू में जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया तो इसमें डिफरेंट आपके पास कोर्सेज इन्होंने ऑफर किए थे, जिसमें आपके वीडियो ट्यूटोरियल से आपको AI की डिफरेंट इनके कोर्सेज थे जो सिखाते थे। उसके बाद आखिर में होती थी कि एक्सरसाइज होती थी। उस एक्सरसाइज के अंदर क्या होता था, आप अपना जो भी कोड है वो आप रन कर सकते थे, और उसके अंदर क्या था, आपको कीज़ नहीं डालनी पड़ती थी, कीज़ इनकी अपनी होती थी। और आपको क्या होता था, आपको भी मॉडल जो है इन्होंने जो भी प्री डिफाइंड मॉडल होता था उस मॉडल को यूज़ करके हम कोड लिख के रन कर सकते थे, रन हो जाता था। तो पहले क्या हुआ कि जब मैंने इसे यूज़ किया तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी मजे की चीज़ है। मैंने क्या किया, की डिस्प्ले करवाई, की डिस्प्ले होगी, तो की मैंने जाके अपने कोड में यूज़ करके वहाँ यूज़ करनी शुरू कर दी, तो की चलती रही। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने काम किया कि इन्हीं की जो उन्होंने जो एग्जाम्पल दी हुई थी उस एग्जाम्पल में मैंने अपना कोड डाल दिया, अपना कोड डाल के रन किया, वो भी रन हो गया। तो अब देखिए कोई गार्डवेल नहीं थी, तो चूँकि गार्डवेल नहीं थी तो क्या था कि उन्होंने जो कोड लिखा हुआ था वो भी चल रहा था। उन्होंने तो प्रैक्टिस के लिए दिया ना, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप अपना कोई भी जो AI से रिलेटेड कोड है जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, आप एग्जाम्पल को रन कीजिए और उसमें चेंजेस करके भी रन कर लीजिए।
उन्होंने आपको एक फैसिलिटी दी। अब मैंने उसमें मिसयूज क्या किया, मैंने उसमें अपना कोड चला के अपने काम करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, कुछ ऐसे बाद में चीज़ पता चल गई कि ये चीज़ मिसयूज हो रही है। अब कुछ टाइम के बाद जाके क्या हुआ, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर गाइडलाइन लगा दिया। अब आपका जो कोड था, वो जो कोड उन्होंने लिखा हुआ था वो कोड तो रन होता था, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोड लिखते थे तो वो रन नहीं होता। तो अब क्या है कि की उनकी थी, पैसे उनके लग रहे थे, कोड मेरा रन हो रहा था। तो देखिए गार्डवेल्स आपके पास बड़ी, आपके पास कहते हैं ना कि आपको से आपकी सेविंग के लिए बड़ी चीज़ है, कि जिससे ये है कि आपका जो एजेंट है उसको आप मिस यूज होने से बचा सकते हैं। अब कॉल सेंटर एजेंट का आपके लेट से बैंक का एक एजेंट है, एक ऑटो एजेंट है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी बैंक की डिटेल्स के लिए। अगर आपने ये ट्राई किया उससे कोई और सवाल पूछने का और उसने आपको जवाब दे दिया, तो आपके हाथ में खिलौना आ गया। अब आप उसे यूज़ किए जा रहे हैं फ्री में और उससे आप बातें किए जा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि कोई गार्डवेल नहीं है। तो आपका क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली वो जो एजेंट उन्होंने बनाया है उसके पीछे कोई एक मॉडल है, उसके वो पैसे पे कर रहे हैं। तब क्या हो रहा है कि उनका उस चीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने बनाया था उस पर्पज़ से हट के उसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है जी, कोड पे आ जाते हैं। अच्छा सर, कोड यहीं से स्टार्ट करें। अच्छा, शुरू में हमने देखा इसमें हमने क्या किया, हमने अपनी जो भी बेसिक जो भी चीज़ इम्पोर्ट्स वगैरह थी वो हमने यहाँ पे पोर्ट्स कर ली। उसके बाद हमने जो है एसिंग को कर लिया कॉन्फ़िगर। उसके बाद हमने एजेंट्स के अंदर से जो जो चीज़ें इम्पोर्ट करनी थी वो हमने कर ली। एडिशनली हम इसमें गार्डवेल का फंक्शन इनपुट आउटपुट, उसके अलावा सीक्रेट वायर, ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पे इम्पोर्ट कर ली। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना जो की थी वो हमने डिफाइन कर दी कि हमारी सक्सेसफुली जो है वो हमारी लोड हो गई। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अब चूँकि हम ओपन एआई का मॉडल नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक्सएमएल क्लाइंट। अगर हम ओपन एआई का यूज़ कर रहे होते तो हमें एक्सएमएल क्लाइंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम एक्सएमएल क्लाइंट में हमने दे दिया एक्सएमएल क्लाइंट इज इक्वल टू ए से ओपन एआई, और एपीआई के अंदर हमने दे दिया जेमिनी एपीआई की जो कि हमने ऊपर दी हुई थी। यहाँ पे जो जेमिनी एपीआई की हमने यूजर डेटा से लोड की थी तो हमने उसको यहाँ पे जेमिनी एपीआई की दे दी। और उसके बाद बेस यूआरएल आपको पता है कि जब हम एक्सएमएल के मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें उसका बेस यूआरएल भी देना पड़ता है। आगे चले हम मॉडल बनाते हैं। मॉडल के अंदर हमने कहा कि यही जो हमने मॉडल हमने कहा ओपन एआई चैट कंप्रेशन मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं। मॉडल में हमने उसको कहा जेमिनी 2.0 फ्लैश यूज़ कर रहे हैं, और हमने क्लाइंट कहा ये बेसिकली क्या है, एक्सएमएल क्लाइंट है। और एक्सएमएल क्लाइंट की इन्फो हम यहाँ पे ऊपर टॉप दे चुके हैं। कॉन्फ़िग के अंदर हमने कहा कॉन्फ़िग इक्वल टू रन कॉन्फ़िग, उसके अंदर मॉडल हमने पास कर दिया है, मॉडल प्रोवाइडर बता दिया हमने उसको, और ट्रेसिंग हमने इसकी डिसेबल कर दी, इसलिए हमने इसको ट्रू कर दिया ताकि हम इसकी ट्रेसिंग नहीं चाह रहे। इसको भी हम रन कर लेते हैं, ये भी हमारा उसको रन हो गया। अब हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनपुट गार्डवेल। अच्छा, यहाँ पे अगेन वही हमारे पास फंक्शन है जो पीछे देखते आ रहे हैं। हमने क्लास बनाई मैथ होमवर्क आउटपुट, और इसके अंदर हमने बेस मॉडल यूज़ किया। बेस मॉडल बेसिकली क्या है आपका, पाइडेंटिक्स से हमने लिया है, पाइडेंटिक्स से हमने बेस मॉडल लिया है। बेस मॉडल के अंदर हमने अपना स्ट्रक्चर बता दिया। स्ट्रक्चर क्या बताया हमने, इज मैथ होमवर्क, एक हमने वेरिएबल बनाया जिसकी हमने टाइप रखी बूलियन, और उसके बाद हमने रीजनिंग कर दिया, रीजनिंग में हमने उसकी डेटा टाइप रखी स्ट्रिंग। तो जब भी मैथ होमवर्क आउटपुट की क्लास यूज होगी तो उसके अंदर ये दो चीज़ें लाजमी होगी। एक उसका इज मैथ होमवर्क जो कि ट्रू और फॉल्स होगा, और फिर रीजनिंग के अंदर बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रिंग आएगी। अब आते हैं, हमने फिर एक बनाया गार्डवेल एजेंट। गार्डवेल एजेंट हमारे पास क्या है, बेसिकली एजेंट बना रहे हैं जिसका नाम हमने गार्डवेल एजेंट रखा है। उस एजेंट का हमने नाम रखा गार्डवेल चेक। ठीक है, उसके बाद जब भी हम एजेंट बनाते हैं तो ऑब्वियसली हम उसको रेफर करने के लिए हमें उसका कोई नाम देना पड़ता है। उसका नाम हमने रख दिया गार्डवेल चेक। इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमने उसको क्या दिया, इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होती है आपकी, सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है। तो ये बेसिकली सिस्टम प्रॉम्प्ट का होता है कि तुमने बिहेव कैसे करना है, तुमने काम क्या करना है, तुम हो कौन, तुम्हारा पर्पस क्या है। इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या दिया, चेक इफ द यूजर इज आस्किंग यू टू डू देयर मैथ्स होगा। तो हमने एजेंट लेवल पे, अभी तो ये एजेंट लेवल है या आपका रनर लेवल है, एजेंट लेवल है। और गार्डवेल भी जो है कहाँ इम्प्लीमेंट होती है, आप एजेंट लेवल के ऊपर। तो हमने जब एजेंट बनाया तो उस एजेंट के अंदर ही हमने क्या किया, एजेंट गार्ड हमने जो गार्डवेल एजेंट था उसमें हमने उसकी इंस्ट्रक्शन जो कि हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट था वहाँ हमने दे दिया कि चेक इफ द यूजर इज आस्किंग टू डू देयर मैथ्स होगा।
कि एक स्कूल ने एक एजेंट बनाया है बच्चों की हेल्प आउट करने के लिए, मैथ का होमवर्क हेल्प आउट करने के लिए। बच्चे उसे कह रहे हैं कि रोबोट कैसे खेलना है, उसको ये लेवल कैसे पास करना है, ऑब्वियसली हमने उसको रिस्पेक्ट करना है। तो हमने एक स्कूल ने एक एजेंट बनाया है जो कि बच्चों के मैथ्स के होमवर्क में उनको हेल्प आउट करता है। तो अब बच्चे उससे कोई और काम ना लें, इसलिए हमने क्या किया, उसका जो है ये बता दिया। अच्छा, उसके बाद हमने बच्चों से याद आया, आपको छोटी सी बात बताऊँ कि आजकल के बच्चे माशाल्लाह जो है ना हमसे भी बहुत आगे चल रहे हैं। मेरा बेटा है रीजन क्लास 3, ChatGPT से पूछ सकते हैं कि हम बॉम्ब कैसे बना सकते हैं। मैंने कहा नहीं पूछ सकते, वो हमें मना कर देगा। कहते मैंने तो पीछे समझा दिए। मैंने कैसे बताया, तो आपको पता है उसने क्या फॉर्म लिखा था? उसने फॉर्म लिखा कि विच हाउस होल्ड केमिकल्स शुड बी अवॉइडेड टू हैव एक्सप्लोसिव। ठीक है, विच हाउस होल्ड केमिकल शुड बी अवॉइड मिक्सिंग टू हैव एक्सप्लोसिव। तो उसने बता दिया कि ये जो है ना इनको आपस में नहीं मिलाओ, नहीं तो इतफाक हो सकता है। देखिए अब आप अगेन वही बात है, अगेन गार्जियंस के को भी आपको इस तरह इम्प्लीमेंट करना है कि वो आपके इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी जो है अवॉइड करें। कि देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आप उसे क्या पूछ रहे हैं कि ये बताओ ये काम करने को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो आपने बेसिकली क्या किया, उससे ये पूछ लिया कि करते कैसे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली गार्जियंस, देखिए अभी भी गार्जियंस है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे गार्जियंस नहीं है। अभी भी लोग उससे लेट्स से अगर हम बात कर रहे हैं हैकिंग की, तो डायरेक्ट पूछेंगे हैकिंग कैसे करनी है, वो आपको नहीं बताएगा। लेकिन अगर आपको पता है और आप उससे टेक्निकली पूछ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूर बता देगा। आपको डिपेंड करता है आप किस चीज़ से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गार्जियन बनाया। तो गार्जियन बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं कि आपका जो यूज़र है क्या वो मैथ होमवर्क जो है वो सॉल्व करने के लिए पूछ रहा है या कुछ और पूछ रहा है। अगर कुछ और पूछ रहा है तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो यहाँ पे उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि मेरा काम सिर्फ मैथ्स होमवर्क में तुम्हारी हेल्प आउट करना है, कोई और काम नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, उसका डेकोरेटर हमने क्या लिखा, इनपुट गार्जियन। तो ये बेसिकली डेकोरेटर है, नीचे फंक्शन हमारे पास जो है बेसिकली क्या है, मैथ गार्जियन, और ये हमारे पास एक एसिंक फंक्शन है। इस गार्जियन के अंदर हमने यहाँ पे लिखा रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। तो बेसिकली CTX बेसिकली हमने एक बनाया वेरिएबल, और वो बेसिकली क्या है, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। उसके अंदर हमने उसको ये बता दिया कि बेसिकली ये लिस्ट है जो कि रन है। उसके बाद हमने उसको एजेंट बनाया, उसके बाद एक एजेंट बनाया, उसके बाद हमने उसको इनपुट दे दिया कि इनपुट टाइप स्ट्रिंग होगी, या फिर बीच में आपके पास और के सिंबल है स्ट्रिंग होगी, या फिर आपका लिस्ट ऑफ की रिस्पॉन्सेज इनपुट आइटम। ये बेसिकली इसका एक फॉर्मेट है जिसमें हमें इसको इस तरीके से हमें डिफाइन करना है। और ये हमें आउटपुट क्या देगा, ये हमें आउटपुट देगा गार्जियन फंक्शन आउटपुट। कहना चाह रहे हैं। अच्छा देखिए, वहाँ 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट में उसने सेकंड पॉइंट के अंदर बताया था कि हमें जो भी फंक्शन हम बनाएंगे गार्जियंस, वो क्या होता है, हमें आउटपुट देता है। उस क्लास की टाइप क्या होती है, गार्जियन फंक्शन आउटपुट। तो लाइन नंबर 15 में आप देखें कि हम जो फंक्शन बना रहे हैं उसके आउटपुट की टाइप क्या बता दी, गार्जियन फंक्शन आउटपुट। पहली चीज़, क्योंकि एजेंट लूप के अंदर आप अगर कोई कॉन्टेक्स्ट देते हैं तो आप देखें लाइन नंबर 14 में कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पास सिंटैक्स था, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी कि जब हम कॉन्टेक्स्ट को देते थे तो लाजमी आपको कॉन्टेक्स्ट की टाइप देना पड़े, क्योंकि अगर कॉन्टेक्स्ट पास नहीं किया तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को देने का तरीका। फिर उसके बाद क्या आता है दोस्तों, स्टार्टिंग एजेंट यानी एजेंट का नाम उसकी क्लास बता दें, और यूज़र का इनपुट। तो यूज़र का इनपुट क्या है दोस्तों, वो आपको बता दें। अच्छा देखो, अब फिर से अगर हम देखें तो गार्जियन फंक्शन जो है, ये गार्जियन फंक्शन, इसमें क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हैं। हम एक एजेंट इसको दे रहे हैं जो डिसीजन मेकिंग करेगा कि जो भी इनपुट आया है वो यूज़र का इनपुट है या इवेंट जो यूज़र की इनपुट की हिस्ट्री आ रही है, क्योंकि आप कन्वर्सेशन भी दे सकते हैं, तो उसके अंदर तो कोई ये चीज़ नहीं है जो आप रोकना चाहें। तो आपके पास क्या क्या चीज़ है, आपने एक मैथ गार्जियन का फंक्शन बनाया है जो कि आउटपुट देगा गार्जियन फंक्शन आउटपुट। इसके अंदर जो पैरामीटर जा रहे हैं इसमें कॉन्टेक्स्ट होता है, एजेंट होता है। कॉन्टेक्स्ट को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
ठीक है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास एजेंट, क्योंकि ये भी एक एजेंट है। और तीसरी चीज़ इनपुट। तो अब ये आपके पास फंक्शन बन गया। फिर एक और चीज़ कही कि इस आउटपुट की टाइप, क्योंकि हमने रिटर्न के अंदर कहा था गार्डियल फंक्शन आउटपुट हो। तो लाइन नंबर 18 में हमने इस क्लास के अगेंस्ट कुछ चीज़ें दी। सबसे पहले हमने कहा लाइन नंबर 15 के अंदर जो हम कोड चला रहे हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू रनर डॉट रन गार्डियल एजेंट इनपुट, और आखिरी चीज़ क्या जा रही है, कॉन्टेक्स्ट अगर होता, क्योंकि अगर मैंने कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या है, नन। अच्छा, उसके बाद आपका ये एजेंट चलेगा, आपने जो यूज़र इनपुट दिया, ठीक है। मैंने कहा राइट एशियाहू द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो जब इस गार्डियल से गुजरेगा तो इस मैथ का आउटपुट क्या होगा दोस्तों, फॉल्स। यहाँ पे देखें आपका जो गार्डियल फंक्शन आउटपुट है इसमें दो चीज़ें रिटर्न करता है। पहली चीज़ आउटपुट जो है वो किसके बराबर होगा, आउटपुट इन्फो के अंदर रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट के अंदर स्ट्रक्चर आउटपुट आएगा दोस्तों, या जो भी आपके पास में टेस्ट आंसर आ रहा है। फिर हमने कहा कि ट्रिप वायर ट्रिगर का एट्रीब्यूट सेट कर दो, उसकी वैल्यू क्या कर दी आपने, आपके पास जो स्ट्रक्चर आउटपुट आया है उसके अंदर इस मैथ निकाल लो। इस मैथ में क्या है, ट्रू या फिर फॉल्स। तो हमारे पास यानी कोड चला होगा, उसके अंदर फाइनल आउटपुट होगा जिसको दोनों चीज़ें। फिर उसके बाद ट्रिप वायर्स जो आपका लाइक गार्डियल एक्टिव होगा वो ट्रू एंड फॉल्स होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूँ बाय डिफॉल्ट लाइन नंबर 21 के अंदर इज इक्वल टू के बाद, तो इसका मतलब है कि जब भी मैं इस कोड को चलाऊंगा ट्रिप वायर होगा, यानी एक्सेप्शन रेज होगी कि ये काम आप नहीं कर सकते। और अगर इसमें फॉल्स होता है तो ये गार्डियल फिर एक्टिव नहीं होगा। तो ट्रू के अंदर एक्टिव होगा और फॉल्स के अंदर एक्टिव नहीं होगा। तो आपने एक गार्डियल फंक्शन बनाया जिसके अंदर खुद एक एजेंट है जो कि यूजर का इनपुट आपसे लेता है रनर के अंदर। रनर के अंदर जो भी चीज़ आ रही है उसको हम रनर कॉन्टेक्स्ट यानी जो रैपर क्लास है उससे निकाल सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें खुद एक एजेंट होता है जो कि इनपुट टेक्स्ट को देखता है, उसके अगेंस्ट आपको स्ट्रक्चर आउटपुट देता है। स्ट्रक्चर आउटपुट को हम किस में रिटर्न करते हैं, गार्डियल फंक्शन आउटपुट की क्लास। तो अब ये फंक्शन आपने बना दिया। तीन जो उसने चीज़ें बताई थी कि पहली चीज़ कि जो भी आप फंक्शन चलाएंगे उस फंक्शन को चलाने का आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, गार्डियल फंक्शन आउटपुट। ठीक है, हमें याद करना होगा, वहाँ लिखा है। तो हमने फंक्शन बनाया और उसके अंदर गार्डियल क्या था आपके पास, फंक्शन आउटपुट। फिर दूसरी से चीज़ कही थी कि ये एक एजेंट होता है और इसको सेम वही इनपुट हम देंगे जो किसको देते हैं, स्टार्टिंग एजेंट। तो ये आपने एक गार्डियल फंक्शन बनाया। क्या बनाया, @ लगा के अगर हम देखें इसको हमने फंक्शन को बनाया। ये नॉर्मल फंक्शन है, ऊपर थोड़ा सा ये लाइन नंबर 13 से। तो ये कौन सा फंक्शन है, अगर टूल कॉल होता तो हम क्या लगा देते, फंक्शन कॉल फंक्शन कॉल डेकोरेटर लगा देते हैं। यहाँ डेकोरेटर किस तरह लगाए, जैसा जब हमने इश्यू देखा था ना, उस इश्यू में क्या था, उसने डेकोरेटर लगाया हुआ था फंक्शन के ऊपर और उसे नॉर्मल कॉल कर रहा था। तो जब हम फंक्शन कॉल का डेकोरेटर लगाते हैं तो उस फंक्शन को कौन कॉल कर सकता है, एजेंट। इसी तरह जब आपने गार्डियल फंक्शन डेकोरेटर लगाया तो इसका मतलब है इसका स्कीमा, इसका काम करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन जो रैप कर देगा इस फंक्शन को इसमें कर देगा इस डेकोरेटर के बदले, वरना आप इसके अंदर देख भी सकते हैं। जरा कंट्रोल के साथ क्लिक करिएगा, क्या चीज़ सही, टी रिस्पॉन्स आउटपुट। हमारे पास एलएलएम से जो भी आउटपुट आ रहा होता है उसकी जो एजेंट में इन्होंने क्लास रखी हुई है वो क्या रखी हुई है, टी रिस्पॉन्स आउटपुट। तो एलएलएम के आंसर की जो भी क्लास है उस क्लास का टाइप जो है वो टी रिस्पॉन्स है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं रखते। अच्छा, इस फंक्शन की डिटेल आ गई नहीं आ रही, कंट्रोल के साथ या किसी और के साथ, इसका ना आ रही है। डिस्क्रिप्शन के ऊपर आने के बाद क्लिक क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के बाद ये आ रहा है व्यू सोर्स, ताकि आप लोग को एक एक चीज़ देखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
उसने कहा था कि हमारे पास इनपुट गार्डवेल का फंक्शन होगा, डेकोरेटर फंक्शन का। तो हमारे पास आएगा ज़रा ये फंक्शन जो डायरेक्ट उसी की तरह ना होंगे ना, या वो लोड फंक्शन का नाम क्या था हमारे पास, डेकोरेटर का नाम क्या था, इनपुट गार्डवेल। ठीक है, ये लगेगा आपको लाइन नंबर, इससे पर देगा लाइन नंबर 202। ये फंक्शन बना हुआ दोस्तों, इनपुट गार्डवेल। ये फंक्शन चलता है, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन लगाया हुआ है जिसका नाम क्या है, इनपुट गार्डवेल फंक्शन सिंक्रोनस, और इसके अंदर की कॉन्टेक्ट है, जो कॉन्टेक्ट देते हैं उसकी क्लास का टाइप क्या होती है, की कॉन्टेक्ट। तो मीन्स हमें ये पता चल गया कि इस फंक्शन को वो क्या कर देंगे, उस फंक्शन के ऊपर रैप कर देंगे। अच्छा, इसमें देखिए इनपुट गार्डवेल है, इसके ऊपर देखिए ओवरलोड है। ओवरलोड का मतलब क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग आप पढ़िएगा। इसको देखिए यहाँ पे ऊपर चला रहा है सिंक से, नीचे यहाँ पे चला रहा है, ऊपर चला रहा है ए सिंक से, नीचे चला रहा है सिंक से। तो यही आपका सिंक से भी चल सकता है, ए सिंक से भी चल सकता है। इसी तरह आप ओवरलोड देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है ये सिंपली आपका फंक्शन सिंक से चला रहा है। बेसिकली ये एक सेम, अब आप इसमें अगर आप गौर से देखें, इसमें आपको इसी बात चल सकती है कि आप इसको सिंक से भी चला सकते हैं और ए सिंक से भी चला सकते हैं। तो जितने इसके ओवरलोड है बेसिकली वो टाइप है जिस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है, उसके यूज केस बताएंगे, इसको आप यूज क्या क्या पैरामीटर देख के आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही पे अगर आप देखें, ये सिंपल सी एग्जाम्पल थी कि ये ओवरलोड इसमें यहाँ लिखा है और इनपुट गार्डवेल यहाँ पे देखें तो फंक्शन सिंक है, और यहाँ पे फंक्शन आपके पास ये सिंक है, और नीचे वाला देखें तो ये फंक्शन आपका ए सिंक है। तो जब आप सिंक से चलाएंगे तो इस तरह चलाएगा, और ए सिंक से चलाएंगे तो इस तरीके से चलाएगा। जी सर, अरे रुक जाओ, अभी थोड़ा सा तो ख़त्म कर दें, तो यानी टॉपिक ख़त्म कर दें, फिर उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, तो हमें ये चीज़ पता चली कि हम गार्डवेल फंक्शन जो बनाते हैं उसके आउटपुट की टाइप क्या होती है। ये मैं आपको रखवा रहा यूँ हूँ क्योंकि एग्जाम होने वाला है। ठीक है, फर्ज यह कि जो सवाल होते हैं ना बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, और वो टेस्ट सबसे पहले मैं भी लिखा है। ठीक है, सर ये तो बोल रहे हैं कि सर आप पास में पैसे डाल दें, लेकिन वो एग्जाम मैं भी लिखा है। उसकी वजह क्या है, ताकि आप खुद अपने आप को तो टेस्ट करें, सिस्टम जाए कितना आता है नहीं। तो आपको एक एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। गार्डवेल फंक्शन बनाते हैं तो हमारे पास इनपुट गार्डवेल और आउटपुट गार्डवेल का डेकोरेटिव फंक्शन, उसके अंदर अगर इनपुट है या आउटपुट है तो उस हिसाब से क्या होगा, एक रैपर फंक्शन होगा। और जब ये कोड चलेगा उसका जो रिटर्न आएगा उसका नाम क्या होगा, गार्डवेल फंक्शन आउटपुट क्लास। उसके अंदर ट्रिपवायर का क्या है आपके पास की होगी, या उसको आप क्या कहें पैरामीटर दे लें, या उसको आप कहें फील्ड दें जो आउटपुट आता है। तो ट्रिपवायर का अगर मैं ट्रू डाल दूँ तो आपको वो फंक्शन हमेशा चलेगा, और अगर फॉल्स डाल दूँ तो वो हमेशा क्या होगा, नहीं चलेगा। तो आपने ट्रिपवायर की जो स्ट्रक्चर आउटपुट आया उससे ट्रू एंड फॉल्स निकाल के डाल दें, जो कि एलिमेंट या एजेंट में बताया। तो जब ये चीज़ हो गई, अब हम अपने कोड की तरफ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो ट्रिपवायर जब होगा यानी ट्रू होगा, उस वक्त क्या करेगा, वो नॉर्मल एजेंट को रोक देगा, तो ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये एलिमेंट के पास जाएगा ना, एजेंट जो है एलिमेंट के पास से भेजेगा। दो एजेंट है, अभी पहला एजेंट है गार्डवेल एजेंट, गार्डवेल एजेंट तो इनपुट को भेजेगा ना देखने के लिए। लेकिन जो नॉर्मल एजेंट है, जो ऑफ ट्रैकर या फिर हमारे पास दूसरा वैल्यूएटर या फिर क्रिएट, वो नहीं भेजेगा, अभी वो काम नहीं करता। अच्छा, नीचे हम आते हैं। अच्छा, इसमें आपने पूछा ना कि ये की रिस्पॉन्स क्या है, तो मुझे जहाँ तक ये लग रहा है बेसिकली ये है कि इनपुट में या तो आप स्ट्रिंग दे सकते हैं या आप क्या दे सकते हैं, आपका देखिए आर्गुमेंट और कीवर्ड। तो बेसिकली यहाँ पे आप डिक्शनरी दे सकते हैं, ऐसे ही। तो बेसिकली ये दोनों दे सकते हैं, आप एक सिंपल स्ट्रिंग दे सकते हैं और कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी आप डिक्शनरी दे सकते हैं। तो इन दोनों बेसिकली पॉसिबिलिटी है, इनपुट आप दोनों तरीके से दे सकते हैं। जी। अच्छा, अभी गार्डवेल फंक्शन हो गया। अब देखिए, अब नॉर्मल एजेंट नीचे आ रहा है कोड का। आपने नॉर्मल एजेंट बनाया जो कस्टमर सपोर्ट का है, और इसके अंदर इनपुट गार्डवेल्स के अंदर जो हमने फंक्शन बनाया उस फंक्शन का नाम है बस। तो जब मैं इस एजेंट को नॉर्मल चलाता हूँ, रनर पे आपने चलाया, देखें नीचे आए, हमने रनर को चलाया, नीचे रिपोर्ट पर है रनर पे। तो जब मैंने इसको चलाया, हेलो, ठीक है, कैन यू हेल्प मी सॉल्व 2x समथिंग, जो भी आपके टाइप कर है, ठीक है, 2x + 3 = 11, इसको सॉल्व करें। जब मैंने ये टास्क से पूछी,
तो जब ये कोड चलेगा दोस्तों तो एरर क्या आना चाहिए, हमने कहा कि अगर गार्डवेल एरर जनरेट करेगा, एक्सेप्शन रेस करता है, तो एक्सेप्शन रेस करेगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, मैथ होमवर्क गार्डवेल फिट। ठीक है, तो शिवाज भाई इसको एक दफ़ा आप अपने अंदाज में कराएं, फिर इसको हम ना डीप डाइव करें। अच्छा जी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। आगे यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो बायोलॉजी को लेते हैं, हमने क्लास बनाई मैथ होमवर्क आउटपुट की। उसके अंदर बेसिकली हमने क्या किया, पाइडेटिक का बेस मॉडल यूज़ किया। और पाइडेटिक हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ स्ट्रक्चर चाहिए होती है, जब हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है कि इसकी दो वेरिएबल्स हैं, तो बेसिकली जो हमें आउटपुट चाहिए होगी वो हमें स्ट्रक्चर में चाहिए होगी। एक इस मैथ होमवर्क का वेरिएबल होगा जो कि बुलियन होगा, और एक रीजनिंग का वेरिएबल होगा जो कि स्ट्रिंग होगा। नीचे हमने एक गार्डवेल एजेंट बता दिया, एक एजेंट बनाया जिसका नाम रखा गार्डवेल एजेंट। अभी तक अगर आप देखें तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये इसके अंदर इधर कोई स्पेशलिटी नहीं है, सिंपली मैंने क्या किया, एक एजेंट बनाया जिसका नाम क्या था, गार्डवेल एजेंट। उस एजेंट के अंदर मैंने नाम दे दिया गार्डवेल चेक, और इंस्ट्रक्शन उसको दे दी, और आउटपुट में उसको बता दिया कि आउटपुट मुझे किस तरह चाहिए, मैथ होमवर्क आउटपुट जो है, मुझे आउटपुट रिक्वायर्ड है, मुझे इस फॉर्मेट में रिक्वायर्ड है। अब नीचे जो हमने फंक्शन बनाया मैथ गार्डवेल का, इसके ऊपर हमने डेकोरेटर लगा दिया इनपुट गार्डवेल। ये बेसिकली हमारे पास एक स्पेशल डेकोरेटर है, एक प्री डिफाइंड डेकोरेटर है, जिसमें यहाँ पे ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं। आउटपुट गार्डवेल को मिला के नहीं लिख सकते, आउटपुट गार्डवेल भी लिख सकते। तो ये प्री डिफाइंड हमारे पास डेकोरेटर है इनपुट गार्डवेल। जो प्री डिफाइंड डेकोरेटर है उसकी स्पेसिफिक पर्पज होता है और उसका एक स्पेसिफिक काम होता है जिसके लिए बेसिकली वो बनना होता है। जब हमने इनपुट गार्डवेल डिफाइन कर दिया, जिसमें कि हम बेसिकली इनपुट गार्डवेल का एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, डेकोरेटर हमने यूज़ किया। उसके अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया मैथ गार्डवेल। तो फंक्शन मैथ गार्डवेल का था, और उसका डेकोरेटर ये डिफाइन कर रहा था कि बेसिकली फंक्शन क्या काम कर रहा है या किस काम के लिए ये फंक्शन बना रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि सीक्वेंस इज ऑफ टाइप रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। तो हमने एक रैपर बनाया, उस रैपर के अंदर हमने उसको बाय डिफॉल्ट रन पास किया। उसके बाद हमने कहा कि एजेंट है वो हमारे पास, जो एजेंट हमने ऊपर बनाया था हमने वो एजेंट दे दिया। इनपुट में हमने स्ट्रिंग दे दी या लिस्ट ऑफ की रिस्पॉन्सेज, इनमें से दो चीज़ दे सकते हैं इसमें। ठीक है, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, गार्डवेल फंक्शन आउटपुट, जो कि हम डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ चुके हैं कि तो बेसिकली गार्डवेल को जब पास होता है तो जो आउटपुट देता है इनपुट को दे या आउटपुट को। जब हम प्रॉम्प्ट देते हैं तो इनपुट के साथ साथ वो आपके पास एजेंट के साथ साथ वो किसके पास चला जाता है, गार्डवेल के पास चला जाता है, इनपुट गार्डवेल के पास। और इनपुट गार्डवेल उसकी जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो किसका प्रोड्यूस करता है, गार्डवेल फंक्शन आउटपुट। इसी तरह जो आपका आउटपुट गार्डवेल है वो भी जो रिजल्ट प्रोड्यूस करती है किसमें करती है, गार्डवेल फंक्शन आउटपुट का। तो इस फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा, जो हमारे पास जो रिटर्न आएगा वो आएगा गार्डवेल फंक्शन आउटपुट। और गार्डवेल फंक्शन आउटपुट को हमने डिफाइन कर दिया कि रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट रनर डॉट रन। इसका मतलब है हम रनर लूप चला रहे हैं और उसके अंदर क्या हम पास कर रहे हैं, गार्डवेल एजेंट पास कर रहे हैं। बेसिकली हमने क्या किया, रनर में एक सिंपल, देखिए इस एजेंट में कोई स्पेशलिटी नहीं, ये एक नॉर्मल तरीके से एजेंट बना रहे हैं, लेकिन इसका यूज़ क्या है कि हम यूज़ कर रहे हैं एज अ गार्डवेल एजेंट को। जिस तरह बाकी एजेंट बनाते हैं इसी तरह आप ये भी एजेंट बनाएंगे। इसके अंदर जो फंक्शनलिटी आपने परफॉर्म करनी है वो तमाम चीज़ें इधर देंगे, उसका नाम देंगे, उसके इंस्ट्रक्शन देंगे, आउटपुट टाइप देंगे। तो ये आपने एक नॉर्मल तरीके से एजेंट बनाया। लेकिन नीचे आपने कहा कि ये बेसिकली क्या है, रनर डॉट रन के अंदर आपने बेसिकली इस आपके पास जो डेकोरेटर है वो बेसिकली क्या कर रहा है, इसको एक गार्डवेल एजेंट बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने रनर डॉट रन के अंदर वो एजेंट बना दिया जो कि हमें गार्ड रेलिंग करने के लिए बनाया था, जो हमें गार्ड रेलिंग पर्पज़ के लिए जो एजेंट बनाया था वो हमने एजेंट इसके अंदर पास कर दिया। ये नाम कुछ भी हो सकता है, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये बेसिकली स्पेसिफिक है, ये आपको इनपुट गार्डवेल ही रखना है। लेकिन ये गार्डवेल, ये जो आपने गार्डवेल एजेंट बनाया इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, गार्डवेल एजेंट मैथ फंक्शन या गार्डवेल फंक्शन, गार्डवेल एजेंट मैथ सेट, कुछ भी बना सकता है। ठीक है, तो हमने रनर डॉट रन को वो एजेंट बना पास कर दिया जिसका पर्पज़ क्या था कि वो ये चेक करें कि ये मैथ का होमवर्क है या नहीं। इसको ये यहाँ पे ऊपर हमने बनाया गार्डवेल, हमने जो सिंपल आपने एजेंट बनाया ना यहाँ पे,
यहाँ पे क्या किया, ये आप एक एजेंट बना रहे हैं, गार्डियन एजेंट इज इक्वल टू एजेंट, हमने कहा ये एक एजेंट है और उसके अंदर बता जो एजेंट लेकर चीज़ें पास करते हैं वो पास कर देते हैं। तो नीचे भी हमने चूंकि डेकोरेटर इनपुट गार्डियन लगाया तब आपके पास भी स्पेसिफिक एक स्पेशलाइज फंक्शन बन गया जो कि इनपुट गार्डियन भी यूज हो रहा है। और यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा एजेंट है जो कि एक गार्डियन का पर्पज सर्व करता है, तो हम उस एजेंट का यहाँ पे नाम पास कर दिया। उसके बाद हमारे पास इनपुट आ गई, जो यूजर इनपुट थी वो आपके पास आ गई। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट हमने ऊपर डिफाइन किया था कि ये इतना लंबा चौड़ा जो हमने कहा था जिसके अंदर एक रैपर भी हो सकता है, इनपुट स्ट्रिंग में भी हो सकती है और लिस्ट में भी हो सकती है, तो ये हमने तमाम उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया। हमने इससे पिछली क्लास में देखा था कि हम बेसिकली कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास सिस्टम काउंट के कॉन्टेक्स्ट में आता है, उसके बाद हमारे पास जो यूजर काउंट है वो भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है, इसी तरह हमारे पास जो हमारे पास फुल मैसेज होते हैं वो भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है। तो ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट हम उसको पास कर सकते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट हमें बताया अगर इनपुट है तो इनपुट चली जाएगी जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन की थी, जो अगर कॉन्टेक्स्ट है तो कॉन्टेक्स्ट के साथ चला जाएगा। और फिर रन कॉन्फिग हमने बता दिया कि कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है उसकी जो रन कॉन्फिग है वो अपने ऊपर कॉन्फिग में डिफाइन की है, तो वो इसके अंदर तमाम चीज़ें चलती है। अब हमने कहा इसका रिटर्न क्या होगा, ये तो हमने एक फंक्शन बताया, हर फंक्शन का कोई ना कोई रिटर्न होता है। तो हमने बताया कि ये जो फंक्शन है ये रिटर्न क्या करेगा, गार्डियन फंक्शन आउटपुट। तो ये बेसिकली हमने कहा कि ये आउटपुट करेगा एक फंक्शन, ये क्या आउटपुट करेगा, एक फंक्शन करेगा, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा था कि जो बेसिकली गार्डियन इनपुट गार्डियन हो या आउटपुट गार्डियन हो, तो वो रिटर्न क्या करता है, गार्डियन फंक्शन आउटपुट रिटर्न करता है। तो हमने कहा कि ये रिटर्न करेगा गार्डियन फंक्शन आउटपुट, और उस फंक्शन जो रिटर्न करेगा उस फंक्शन के अंदर कुछ स्पेसिफिक्स आपका चीज़ होती है जो प्री डिफाइंड होती है। तो हमने कहा कि आउटपुट इनको क्या है, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। तो बेसिकली ये रनर लूप नहीं है, ये बेसिकली एक वन गो में चलेगा, वन रन